सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही है। सो मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड बच्चों को एक न्यू बैच के साथ पढ़ा रहे हैं। सही है। एक बैच ऑलरेडी हम लोग ने हमारे जेआर ट्यूटोरियल जो हमारे मेन चैनल है उसके ऊपर कंप्लीट किया हुआ है। तो जिन बच्चों को आगे के लेक्चर वीडियोस आगे के लेसन पढ़ने हैं वो जाकर जेआर ट्यूटोरियल्स पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा कोर्स हम लोग ने कंप्लीट किया हुआ है। आई गेस सिर्फ एक लेसन बच गया था हम लोग का, तो उसे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं इस कोर्स के साथ। सही है। सो आई होप आप लोगों को मेरे साथ पढ़ने में बायोलॉजी बहुत मजा आ रहा होगा। इस चैनल पे काफी सारे हमारे पास एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। और हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था हमारे 12th बायोलॉजी का, दैट इज 7th लेसन, जिसका नाम क्या है, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, जहां पे हम लोग ने बड़ी सारी बातें ऑलरेडी 2 लेक्चर में कर रखी हैं। दिस इज द लेक्चर नंबर 3। ठीक है, ये 3rd लेक्चर है हमारा। तो अगर किसी भी बच्चे ने पहले के 2 लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, या फिर अगर किसी बच्चे ने पहले के 6 लेसन नहीं देखे हैं, तो जरूर से कोई भी लेक्चर मत करना बच्चों। हर एक लेसन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सही है। तो हर लेसन, हर लेक्चर को अच्छे से देखना, उसके नोट्स बनाना, उसको मेमोराइज करना। सही है, ताकि आप लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छे से अच्छा हो और आपको मार्क्स अच्छे से अच्छे मिले। सही है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आप लोग को हर एक चीज, हर एक टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं, समझा सकूं, इस तरीके से समझा सकूं कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए, वो आपको समझ में आ जाए। सही है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो इसे जरूर से डाउनलोड कर लेना। आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, हर लेक्चर में बताता हूं मैं, तो कर लो ना यार, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, प्ले स्टोर के ऊपर जाना, सर्च करना, वहां पे डाउनलोड करके उसे लॉग इन करके रख लेना अपने पास। सही है, बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है आपके लिए भी। अगर आपका कोई कलीग होगा, आपके कोई भाई बहन होंगे दूसरे स्टैंडर्ड्स में, उनके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है। सही है। अगर आप लोग मुझसे अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो तो आप लोग वहां पे आके जुड़ सकते हो, वहां पे भी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। सही है। बहुत सारे बच्चे वहां पर मुझसे डाउट्स पूछते रहते हैं, मुझसे रेगुलरली बातें करते रहते हैं। तो अगर आप लोग को भी मुझसे बात करनी है, मुझे कोई फीडबैक शेयर करना है, मुझे मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को पसंद आता है, तो आप भी वहां पे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे साथ बातें कर सकते हो। ठीक है, आ जाना, फॉलो जरूर से कर लेना। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो अभी तक हम लोग ने क्या देखा है। अभी तक बच्चों, लास्ट लेक्चर जिन बच्चों ने देखा है उनको पता होगा कि हम लोग ने हमारे जो प्लांट ग्रोथ है इसे कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, हमारे प्लांट ग्रोथ वाले टॉपिक को कंप्लीट कर रखा है। और इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे मिनरल न्यूट्रिशन को। ठीक है, स्टार्ट करेंगे और खत्म भी कर देंगे, क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हमारा मिनरल न्यूट्रिशन। और लास्ट में एक साइकिल पढ़नी हम लोग को, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, उसके बाद हमारा ये लेसन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सही बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक है बच्चों हाइड्रोपोनिक्स। अब हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स बच्चों एक्चुअल में एक टेक्निक का नाम है, एक टेक्निक का नाम है। देखो हमें पता है कि बहुत सारे मिनरल्स प्लांट को जरूरी है। ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स है, प्लांट के बॉडी में भी बहुत सारे मिनरल्स है। बट अगर मुझे मान लो पता लगाना है कि यार अगर प्लांट में ये मिनरल नहीं डालूं मैं तो क्या हो जाएगा, इससे प्लांट को कौन से डिफिशियंसी देखने मिलेगी, कोई बीमारी देखने मिलेगी क्या, वो चीजें हम लोग पता लगा सकते हैं विद द टेक्निक कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। अब इस टेक्निक में होता क्या है? देखो जनरली इसको हम लोग कहते हैं वी कैन ग्रो अ प्लांट विदाउट सॉइल। ठीक है, हम क्या करेंगे, बिना सॉइल के प्लांट को ग्रो कर लेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग मिनरल्स को ऐड करेंगे। बट हम लोग कोई एक मिनरल को नहीं ऐड करेंगे। मान लो मुझे यह पता करना है कि इस प्लांट के अंदर अगर मैंने पोटेशियम नहीं डाला, अगर इस प्लांट के अंदर पोटेशियम नहीं गया, तो इस प्लांट के अंदर कौन सी चीजें देखने मिलेंगी, कौन सी बीमारी देखने मिलेगी। तो अगर मैंने उसके अंदर पोटेशियम नहीं डाला तो उसके वजह से कोई इफेक्ट होगा प्लांट के ऊपर, कोई असर देखने मिलेगा प्लांट के ऊपर। और वहां से मुझे यह समझ में आएगा कि अच्छा मतलब पोटेशियम का इस प्लांट में यह रोल था। समझ में आई बात? अगर वो पोटेशियम वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो उसके अंदर कोई डिजीज देखने मिली। सही है। तो इसका मतलब मुझे समझ में आएगा अच्छा अगर पोटेशियम इसके अंदर जाता तो उसका ये रोल रहता। तो अगर मुझे मिनरल्स का रोल पता करना है किसी भी प्लांट के अंदर तो मैं यूज करूंगा टेक्निक कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। देखो क्या करेंगे हम लोग एक जार लेंगे बच्चों। ठीक है, एक जार लेंगे और इस जार के अंदर वाटर भर देंगे, पानी। कौन सा पानी? डिस्टिल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर नहीं है, ये डिस्टिल्ड वाटर है। समझ रहे हो? ये कौन सा वाटर है? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब क्या? जो डिस्टिलेशन से मिलता है हम लोग को। पानी को उबालो, फिर वो पानी भाप बन के वेपराइज बन के आगे ऊपर जाएगा, फिर क्या करो उसको, उस भाप को क्या करो, कंडेंस कर लो, तो वहां पे जो आपको पानी मिलेगा उस पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। सही है। अब इसके अंदर हम लोग एक प्लांट उगा देंगे भैया।
मान लो दिस इज द प्लांट और ये इसकी रूट्स है, ठीक है, इस प्लांट की क्या है, रूट्स है, और यहाँ पे ये प्लांट है, मान लो, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब यहां से क्या किया जाएगा, यहां से मान लो मैंने एक पाइप इंजेक्ट की, मैंने इसके अंदर यहां से एक पतली सी पाइप इंजेक्ट की, और इस पाइप के थ्रू बच्चों मैं वही मिनरल डालूंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो ये पानी डिस्टिल्ड वाटर है, तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर पहले से कोई भी मिनरल प्रेजेंट नहीं होता, हम लोग ने पढ़ा है ना, हम लोग जो पानी पीते हैं बच्चों वो मिनरल वाटर होता है, पढ़ा होगा ना। अगर आप लोग कोई भी बिस्लरी की वाटर खरीदो या कोई भी पानी का बॉटल खरीदो, उस पर लिखा रहता है मिनरल वाटर। मिनरल वाटर मतलब क्या, उसके अंदर पहले से मिनरल्स मिले हुए हैं, सही है। बट इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग डिस्टिल वाटर यूज कर रहे हैं। डिस्टिल वाटर मतलब क्या, ऐसा पानी जिसके अंदर पहले से कोई भी मिनरल प्रेजेंट नहीं है, वो सिर्फ पानी है, सिंगल, ठीक है, प्योर H2 हम लोग बोल सकते हैं, इट इज अ प्योर H2O, प्योर H2O है, इसके अंदर कोई भी मिनरल्स नहीं है। अब मान लो मुझे पता करना है कि यार इस प्लांट में ना अगर K पॉजिटिव ना अगर ये प्लांट को K पॉजिटिव ना मिले, मतलब पोटेशियम ना मिले, तो इस प्लांट के अंदर क्या देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मुझे पता करना है कि K पोटेशियम का रोल क्या है इस प्लांट के अंदर, तो मैं क्या करूंगा भैया, मैं क्या करूंगा, इस पाइप के थ्रू सारे मिनरल डाल दूंगा, सारे के सारे मिनरल यहां से डाल दूंगा, बस K पॉजिटिव नहीं डालूंगा, पोटेशियम नहीं डालूंगा, ठीक है। मैंने पोटेशियम नहीं डाला, बट मैंने सारे के सारे मिनरल डाल दिए। अब इस प्लांट को बाकी के सारे मिनरल मिल जाएंगे, रूट से वो एब्जॉर्ब कर लेगा, रूट से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है प्लांट, सही है। बट इसको पोटेशियम मिला क्या, नहीं, क्योंकि मैंने पोटेशियम नहीं डाला था। इसके वजह से इस प्लांट में कोई डिजीज देखने के लिए मिलेगी, कोई बीमारी देखने के लिए मिलेगी, सही है। अब मुझे इस यहां से पता चल जाएगी, अच्छा मतलब इसके अंदर ये बीमारी है, समझ रहे हो, इसके अंदर ये बीमारी हो रही है, इसका मतलब मुझे यहां से पता चलेगा कि पोटेशियम का एक्चुअल में इस प्लांट के अंदर रोल क्या होता है, समझ रहे हो, इस पोटेशियम का इस प्लांट के अंदर रोल क्या होता है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के थ्रू समझा। मान लो मुझे सोडियम को स्टडी करना है कि भैया सोडियम का रोल क्या है, तो मैं इसके अंदर सारे मिनरल डाल दूंगा, सिर्फ सोडियम नहीं डालूंगा, सही है। तो अगर मैंने सोडियम नहीं डाला तो इसके ऊपर मुझे कुछ डिजीज देखने मिलेगी, तो वहां से मुझे समझ में आएगी कि अच्छा इसके अंदर ये डिजीज देखने के लिए मिल रही है, तो इसका मतलब अगर सोडियम रहता तो इसका ये फंक्शन रहता, समझ में आ रही बात, ठीक है। इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोपोनिक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में चलो, नाउ नेक्स्ट इज द एसेंशियल मिनरल्स, ठीक है। हम लोग बात करेंगे एसेंशियल मिनरल्स की। एसेंशियल वर्ड का मतलब क्या होता है, जरूरी, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, ऐसा चीज जो आपके लिए नेसेसरी हो, वो हम लोग क्या, वो किसके अंदर आता है, एसेंशियल मिनरल्स के अंदर। तो एसेंशियल मिनरल्स की डेफिनेशन क्या है, मिनरल्स विच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के ग्रोथ के लिए और प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए जो भी मिनरल नेसेसरी है, जो भी मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, मतलब उनके बिना काम ही नहीं चल सकता। अगर वो मिनरल्स नहीं होंगे तो उनके बिना ना रिप्रोडक्शन होगी ना ग्रोथ होगी, समझ रहे हो। अगर ऐसे मिनरल्स आपके बॉडी में प्रेजेंट होंगे तभी आपकी क्या होगी, ग्रोथ होगी, तभी आपकी क्या होगी, रिप्रोडक्शन होगी। ऐसे मिनरल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द एसेंशियल मिनरल्स, ठीक है। ऐसे मिनरल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द एसेंशियल मिनरल्स। जैसे और क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, इनकम्प्लीट द लाइफ साइकिल विदाउट देम, मतलब इनके बिना, इन मिनरल्स के बिना प्लांट की लाइफ साइकिल ही इनकम्प्लीट है भैया, प्लांट का जीने का ही कोई मकसद नहीं है अगर उन्हें ये मिनरल नहीं मिलेगा तो। अगर उन्हें कोई मिनरल नहीं मिले और उनकी जिंदगी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, समझ रहे हो, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ना रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो ऐसे मिनरल्स बहुत जरूरी हो जाते हैं किसी भी प्लांट के लिए। दीज मिनरल्स आर नोन एज एसेंशियल मिनरल्स, समझ में आ रही बात, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है, कमेंट्स में देखा, मेरे इंस्टाग्राम पे देखा कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ ही समझ में आता है और किसी टीचर से नहीं समझ में आता। तो उन बच्चों के लिए मैं एसेंशियल हो गया, समझ रहे हो, मतलब मैं नेसेसरी हो गया, मैं इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मैं नहीं रहूंगा तो काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है, बट मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, ठीक है। टोटल कितने एसेंशियल मिनरल्स बच्चों, 17 एसेंशियल मिनरल्स हैं जो आप लोग को याद करने हैं, समझ रहे हो। 17 एसेंशियल मिनरल्स है प्लांट के अंदर जो आप लोग को याद करने हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग को याद हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी, क्योंकि मैंने आप लोग के लिए कुछ निमोनिक्स बनाए हैं, कुछ मैंने कहानियां बनाई हैं, कुछ चीजें बनाई हैं जिससे आप लोग को याद हो जाएगा इन मिनरल्स के नाम, टेंशन मत लो, ठीक है। तो 17 हम लोग को मिनरल्स पढ़ने हैं। अब ये मिनरल्स आगे चल के बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, मिनरल्स आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक है बच्चों मैक्रो न्यूट्रिएंट। 2 पार्ट में आपके एसेंशियल मिनरल्स डिवाइड होते हैं। एक है मैक्रो, मैक्रो मतलब जिनका साइज बड़ा है। एक्चुअल में इनका मीनिंग यहां पे ये है बच्चों कि जो भी मिनरल
ध्यान से सुनो, जो भी मिनरल प्लांट की बॉडी में ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ध्यान से सुनो, जो भी मिनरल प्लांट की बॉडी में ज्यादा अमाउंट में चाहिए वो है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट। समझा मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जो भी मिनरल प्लांट के बॉडी में ज्यादा अमाउंट में चाहिए, समझ रहे हो, थोड़े से काम नहीं चलता भाई, मुझे ज्यादा चाहिए ये मिनरल, ठीक है, ऐसे मिनरल्स को मैं क्या बोलूंगा? दीज आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो बड़े, ज्यादा चाहिए भैया, ठीक है। जो कम चाहिए, जिनको थोड़े से रहेंगे तो भी चल जाएगा, बट एसेंशियल है, वो रहने चाहिए, बट उनकी क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी तो भी चलेगा। ऐसे न्यूट्रिएंट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? माइक्रोन्यूट्रिएंट। समझा मैंने क्या बोला? एसेंशियल मिनरल्स टोटल कितने हैं? 17, याद हो जाएंगे आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। बस लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहो, एंड तक देखते रहो। टोटल 17 आपके मिनरल एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, एसेंशियल मिनरल्स हैं। वो आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, एक आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। एक आपके मैक्रो और एक आपके माइक्रो। मैक्रो मतलब क्या? मैक्रो वर्ड मतलब बड़ा होता है बच्चों, मतलब ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, थोड़े से में काम नहीं चलेगा भैया, मुझे ये मिनरल ज्यादा चाहिए क्योंकि ये मेरे बॉडी में ज्यादा लग रहा है, जैसे कार्बन हो गया ज्यादा लग, मैं बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो, आपको याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो जो भी मिनरल ज्यादा चाहिए, ज्यादा लगेगा, वो क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट। और जो भी कम लगेगा, थोड़े से में काम चल जाएगा, वो क्या है? आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट। समझ में आई बात? ठीक है, तो असेंशियल मिनरल समझ में आ गया। अब बच्चों, असेंशियल मिनरल होने की कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए, हम ऐसे ही थोड़ी सबको असेंशियल मिनरल बोल देंगे। मैंने आपको बताया ना, टोटल 17 एसेंशियल मिनरल्स है, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ 17 मिनरल है क्या? नहीं, दुनिया में बड़े सारे मिनरल्स यार, बट सिर्फ 17 ही असेंशियल क्यों? बिकॉज देयर आर सम क्राइटेरिया, जो इन क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वो असेंशियल मिनरल कहलाएगा। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी। भैया इनके बगैर काम ही नहीं चल सकता, ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है, ठीक है, जिनके बगैर कोई भी काम नहीं चल सकता। अगर ऐसे मिनरल है तो वो एसेंशियल मिनरल है। दे आर नॉट रिप्लेसेबल। ऐसा नहीं है कि भैया आपको ये मिनरल नहीं मिल रहा तो आप इस मिनरल से काम चला लो, रिप्लेस कर दो इसको किसी और से, ऐसा नहीं हो सकता। वो मिनरल कभी भी रिप्लेसेबल नहीं है, आपको वही मिनरल चाहिए और दूसरे कोई मिनरल से काम नहीं चल सकता, ठीक है। देन दे आर नॉन रिप्लेसेबल। एंड थर्ड क्या है? दे डायरेक्टली इन्वॉल्व आपकी बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के सिंथेसिस के अंदर, आपके तो नहीं, प्लांट की बात हो रही है, तो प्लांट के बॉडी के अंदर कोई भी सिंथेसिस के अंदर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होनी चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, वो डायरेक्टली क्या होने चाहिए? इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर ये तीन क्राइटेरिया कोई भी मिनरल पास कर रहा है तो वो क्या है भैया? एसेंशियल मिनरल है। क्लियर है? अब आ जाओ, दोनों टाइप्स को आराम से पढ़ लेते हैं। सबसे पहली क्या है बच्चों? मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब क्या? मोर क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी में जो भी चाहिए उसे आप क्या कहोगे? दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्लियर है? कितने मैक्रो होते हैं? टोटल 9 मैक्रो होते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। टोटल देखो, टोटल कितने होते हैं? 17। टोटल एसेंशियल कितने होते हैं? 17। अब ये एसेंशियल आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हुए, एक आपके थे मैक्रो और एक आपके क्या थे? माइक्रो। सही है। अगर मैं मैक्रो की बात करूं तो मैक्रो टोटल कितने हैं? 9, ठीक है, मैक्रो टोटल कितने हैं? 9। और आपके माइक्रो कितने हैं? टोटल 8। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो दो प्रकार के आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, एक आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो कितने हैं? 9 और मैक्रो कितने हैं? माइक्रो कितने हैं? 8। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं और इसको याद कैसे किया जाए। तो यहां पे कुछ चीजें मैंने लिखी हुई है, न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको याद कैसे करना है बच्चों? इसके लिए मैंने आप लोग के लिए एक निमोनिक बनाया है, ठीक है। मैंने तो क्या ही बनाया, मैंने भी कुछ टीचर्स से सीखा है और आप लोग को भी वही चीजें बता रहा हूं। आप लोग को याद रखना है बच्चों, मैक्रो से आप लोगों को एक लाइन याद रखनी है, ठीक है, कि कौन पैरासिटामोल पीसेगा। ये लाइन आप लोगों को याद रखनी है कि कौन पैरासिटामोल पीसेगा, ठीक है। अब देखो यहां से आपको याद हो जाएगा कौन, CHON, कौन, ठीक है। पैरासिटामोल पता है आप लोगों को, दवाइयां होती है जो हम लोग सर दर्द करता है, कभी बुखार उखार हो जाता है तो हम लोग पैरासिटामोल खाते हैं, वैसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए पैरासिटामोल, सही है। तो पैरासिटामोल को शॉर्ट फॉर्म में PCM लिखते हैं हम लोग ना, ठीक है। तो कौन पैरासिटामोल पीसेगा। अब यहां से देखो हमारे 9 न्यूट्रिएंट्स हम लोग को याद हो जाएंगे। कौन कौन सा? देखो, C से होता है बच्चों आपका कार्बन, सही है, C से हम लोग को याद हो जाएगा कार्बन। H से हमारा याद हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। O से याद हो जाएगा आप लोग को ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। N से आपको याद हो जाएगा नाइट्रोजन, सही है, ठीक है। P से आपको याद होगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ठीक है। वापस देखो C है, C से आपका है बच्चों कैल्शियम,
सही है, ठीक है। एम से आपका है मैग्नीशियम, सही है। देखो वापस पी आया है, यहां पे पहले से एक पी था, इस पी का मतलब क्या था, फास्फोरस। इस पी का मतलब क्या है बच्चों, पोटेशियम। पोटेशियम पता है ना, इसका सिंबल के होता है, के से डिनोट करते, बट उसको लिखते क्या हम लोग, पोटेशियम, ठीक है। और एस इज नथिंग बट योर सल्फर। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके 9 है मैक्रो न्यूट्रिएंट। कौन कौन से है आपके, सबसे पहला कार्बन, उसके बाद है हाइड्रोजन, उसके बाद आपके ऑक्सीजन, उसके बाद क्या है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आपका पी क्या है, फास्फोरस, फिर सी से आपका कैल्शियम, एम से आपका मैग्नीशियम, पी से वापस पोटेशियम एंड एस से आपका सल्फर। क्लियर है, तो ये 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट याद हो जाएंगे। सिंपल से लाइन से क्या था, दैट इज कौन पैरासिटामोल पीसेगा। लिख लेना बाजू में कहीं पे यहाँ पे, ठीक है, वरना भूल जाओगे। ऐसे लिख लो, कौन, ऐसे लिखो ज्यादा याद रहेगा, कौन पैरासिटामोल। पैरासिटामोल को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, PCM, यानी पीसेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो ऐसे आपको याद हो जाएंगे आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट, सही है। तो मैक्रो याद हो गए, 9 न्यूट्रिएंट याद हो गए भैया। अब बारी है आपके 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट याद करने की। क्या बोला था मैंने, आपके टोटल एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं, 17, ठीक है। 17 तो टोटल एसेंशियल न्यूट्रल है सारे प्लांट के अंदर। 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक आपका मैक्रो जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए प्लांट को, और जो कम क्वांटिटी में चाहिए वो क्या है आपका माइक्रो, ठीक है। ज्यादा क्वांटिटी में कितने चाहिए, 9 चाहिए, 9 मैंने आप लोगों को याद करा दिए। कम क्वांटिटी में कितने चाहिए, 8 चाहिए। आ जाओ उसको भी याद करते। इसके लिए भी एक लाइन है, बहुत ही, ठीक है, बहुत ही थोड़ी सी डिप्रेसिंग सी लाइन है, सुनो जरा ध्यान से, ठीक है। क्या लाइन है, क्या लाइन है, मोहब्बत, ध्यान से सुनो, ठीक है। मोहब्बत जान मन क्यों निकाल फेंका, ठीक है। क्या लाइन है, मोहब्बत जाने मन क्यों निकाल फेंका। समझ रहे हो, बहुत ही डिप्रेसिंग सी लाइन है ना, बट अपने को कुछ नहीं करना, अपने को सिर्फ याद रखना है जिससे हम लोग को न्यूट्रिएंट्स याद हो जाए। अपने को काम सिर्फ इतना करना है कि अपने को न्यूट्रिएंट्स याद हो जाए। अगर एग्जाम में आ गया कि ये न्यूट्रिएंट्स मैक्रो है या माइक्रो है, तो आपको पता होना चाहिए इस लाइन से, ठीक है। तो क्या रखना है आप लोग को, मोहब्बत जाने मन, ठीक है, क्यों निकाल फेंका। कोई होगी जाने मन, उसको निकाल के फेंक दिया होगा भैया, तो डिप्रेशन में आ गया बंदा, ठीक है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, नाम याद करो पहले। MO से आपको याद रखना है बच्चों, मॉलिबिडनम, मॉलिबिडनम, ठीक है। बी से आपको याद रखना है बच्चों, बोरॉन, सही है। Zn देखो, जान मन, ठीक है, जाने मन से अच्छा प्रोनाउंस करो जान मन, ठीक है। तो जान से आपको याद हो जाएगा जिंक, मन से याद हो जाएगा आपको मैंगनीज, ठीक है। वहां पे देखो मैग्नीशियम था, ये मैंगनीज है, मैग्नीशियम मैंगनीज डिफरेंस है, 2 अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आपका मैंगनीज, ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज कॉपर, ठीक है, ये आपका कॉपर है। Ni से क्या होता है बच्चों आपका, Ni इज द निकल, ठीक है, निकल। और Cl क्या होता है आपका, क्लोरीन। एंड Fe मतलब आयन, लोहा, सही है। तो ये आपका निमोनिक्स बन गया किसके लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए। कितने हैं टोटल, 8, गिन लो, है कि नहीं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपके टोटल 8 है, और इसके पहले आपके ये 9 थे, सही है। तो टोटल सारे के सारे आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स याद हो गए आप लोग को। एसेंशियल टोटल कितने हैं, 17 में आपके 9 मैक्रो, 8 माइक्रो, ठीक है। मैक्रो याद हो गया, कौन पैरासिटामोल पीसेगा, और यहां पे आपको याद हो जाएगा मोहब्बत जाने मन क्यों निकाल फेंका। समझ में आ गई बात, ठीक है। ऐसे ही मैं आप लोग को छोटे छोटे निमोनिक्स के थ्रू हर चीज याद दिलाऊंगा, तो कहीं कॉर्नर में अपने बुक में लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। मोहब्बत जाने मन क्यों निकाल फेंका, लिख लो अपने बुक में, ताकि आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया, मैक्रो न्यूट्रिएंट समझ में आ गया, माइक्रो समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते भैया। अब कुछ फंक्शंस की बारी है। कुछ हम लोग को मिनरल्स के फंक्शन पता होने चाहिए कि नाइट्रोजन का क्या फंक्शन है प्लांट के अंदर, समझ लो, पोटेशियम का क्या फंक्शन है, फास्फोरस का क्या फंक्शन है। आपके बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, बट मैंने कुछ सिलेक्टेड ही लिए हुए हैं, और वही एग्जाम में ज्यादातर रिपीट होते, ठीक है। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों नाइट्रोजन की, ठीक है। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए भी, और इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सबके लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है ये एब्जॉर्ब होता है बच्चों NO3- के फॉर्म में। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है ये, NO3- के फॉर्म में। इसे हम लोग कहते हैं बच्चों नाइट्रेट फॉर्म, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को नाइट्रोजन साइकिल सिखाऊंगा ना, तो उसमें भी आएगा नाइट्रेट फॉर्म। तो ये आपका नाइट्रेट फॉर्म है, ठीक है, NO3-। इस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इस फॉर्म में आपके जो रूट्स है वो क्या करते हैं, इसे एब्जॉर्ब करते हैं। अब इसके फंक्शन क्या है देखो,
बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है भैया। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको किसकी है? नाइट्रोजन की। क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है सब आरएनए या फिर डीएनए से बने हुए। मानते हो कि नहीं? मानते हो ना? हम डीएनए से बने हैं, कुछ वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया से जो आरएनए से बने हुए। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है या तो वो डीएनए से बने हैं या तो वो आरएनए से बने। सही है। अब आरएनए और डीएनए के अंदर बच्चों एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेस के अंदर नाइट्रोजन होता है। बिना नाइट्रोजन के नाइट्रोजनस बेस नहीं बनता। तो अगर नाइट्रोजन बेस नहीं बनेगा तो डीएनए नहीं बनेगा। तो मतलब डीएनए बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन लगता है भैया। ठीक है। आपको नाइट्रोजन की जरूरत लगेगी डीएनए का फॉर्मेशन करने के लिए, यानी न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करने के लिए। दो न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बताया, एक आरएनए और एक डीएनए। क्लियर है? दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है, एक आरएनए एक डीएनए। दोनों को बनाने के लिए आपको क्या लगेंगे? दैट इज नाइट्रोजन लगेंगे। ठीक है। उसके बाद बात करें प्रोटीन की। प्रोटीन किससे बनता है? बताओ बताओ। पढ़ा है ना बचपन में, और बताया पढ़ाया भी था मैंने आप लोग को। प्रोटीन बनता है बच्चों अमाइनो एसिड से। किससे बनता है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या है? सी, इधर क्या लगता है? COOH जो कि एसिडिक ग्रुप है। इसके यहां लगता है NH2 जो कि क्या है? अमाइनो ग्रुप है, बेसिक ग्रुप है। और इसके ऊपर लगता है एक H और यहां पे एक R ग्रुप। अब ये R को रिप्लेस कर करके आप अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड बना सकते हो। टोटल 21-22 टाइप के अमाइनो एसिड है। ठीक है। तो इस बस ये R रिप्लेस होता है, बाकी ये वाला फॉर्मूला स्ट्रक्चरली सबका सेम होता है, सबका सेम होता है, बस ये R रिप्लेस होता है। R इज अल्काइल ग्रुप। कुछ भी हटा के लगा दो, आपकी मर्जी है। सही है। तो आपके अमाइनो एसिड का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ये होता है कि सेंटर में एक कार्बन है। इस कार्बन पे क्या है? इस साइड एसिड का ग्रुप है COH। इधर क्या है? आपके एक अमोनिया का ग्रुप है। सही है। NH2 लगा हुआ है और यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक R। तो यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हो बच्चों कि बिना नाइट्रोजन के आपके अमाइनो एसिड्स भी फॉर्म नहीं होंगे। और अगर आपके अमाइनो एसिड नहीं बनेंगे तो आपका प्रोटीन कैसे बनेगा? मतलब आपके बॉडी में जितने भी प्रोटीन है सब में नाइट्रोजन है, जितने भी डीएनए है सब में नाइट्रोजन है। सो नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल ऑल्सो इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। याद करो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मैंने आप लोग को अब भी पढ़ा है, 6th लेसन में पढ़ाया था ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। याद है? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चों उन टिश्यूज को कहा जाता है जो कंटिन्यू डिवीजन करते हैं। कंटिन्यू एक बने, फिर डिवीजन करेंगे 2 बनेंगे, फिर डिवीजन करेंगे 4 बनेंगे, फिर डिवीजन करेंगे। समझ लो? तो अब कोई भी अगर सेल कंटिन्यू डिवीजन कर रहा है तो उसे अपने डीएनए को भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा, उसे अपने आरएनए को भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा, उसे अपने प्रोटीन्स को भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा, उनको भी नंबर बढ़ाना पड़ेगा। सही है ना? ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि यार इसके पास डीएनए है तो एक काम करता हूं इसको डीएनए देता हूं तो ये बिना डीएनए घूमेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब मुझे दोनों को डीएनए देना पड़ेगा, मतलब मुझे डीएनए को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब मुझे डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो नाइट्रोजन बेस चाहिए ना, वरना डीएनए तो नहीं बन सकता। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा यूज है। उसके बाद अगर आपको प्रोटीन अलग करना है, देखो जब भी आप सेल डिवीजन होता है उसमें बहुत सारे प्रोटीन लगते हैं। सही, 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने सेल डिवीजन, तो वहां पे बहुत सारे प्रोटीन लगते हैं। हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन तो पढ़ा था ना अभी, हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है, ऐसे ढेरों प्रोटीन लगते हैं बच्चों। तो ये प्रोटीन भी तो बनाने पड़ेंगे। अगर प्रोटीन बनाना है तो अमाइनो एसिड बनाना पड़ेगा, और अमाइनो एसिड में क्या है? नाइट्रोजन। सही है। तो बिना नाइट्रोजन के आपके इसका भी फंक्शन नहीं हो सकता, इनका भी फॉर्मेशन नहीं हो सकता। क्लियर है? क्लियर है। तो ये हो गया आपकी नाइट्रोजन की कहानी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों फॉस्फेट की कहानी। फॉस्फेट की अगर हम लोग बात करें तो फॉस्फेट आपके बॉडी में, आपके तो नहीं, प्लांट की बॉडी में एब्जॉर्ब होता है H2PO4 के फॉर्म में। ठीक है। एक्चुअल में एसिड होता है ये H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, नाम सुना है? फॉस्फोरिक एसिड। तो जब इस एसिड से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, इस एसिड से जब एक हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल जाता है तो बचा हुआ जो स्ट्रक्चर है उस पर एक माइनस चार्ज आ जाता है। समझते हो ना? H+ माइनस चार्ज क्या होता है, प्लस चार्ज क्या होता है, समझते हो ना? केमिस्ट्री पढ़े हो ना? देखो क्या होता है, मान लो यहाँ पे H2 लिखा है और यहाँ पे एक फॉस्फोरस है PO4, और इसी फॉस्फोरस पे एक और हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे अलग से दिखा है। सही है। होता क्या है देखो, केमिस्ट्री में आप लोगों को बता रहा हूं, हमेशा कोई भी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। कोई भी बॉन्ड बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। अगर ये भी बॉन्ड बना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा। करेगा क्या ये फॉस्फोरस? क्या करेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन रख लेगा। फॉस्फोरस क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन रख लेगा और जो हाइड्रोजन है ना उसको नंगा पुंगा रिलीज कर देगा। तो मतलब उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया? डोनेट कर दिया। तो जो भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगता है। तो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है देखो, H2PO4 माइनस। क्लियर है? क्लियर है? थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आती है मेरे को भी।
तो फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट का कहां कहां इस्तेमाल है भैया, सेल मेम्ब्रेन बनाने में। याद करो सेल मेम्ब्रेन किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड की, सही है। फॉस्फोरस के ऊपर एक लिपिड का ग्रुप लगा हुआ रहता है, तो फॉस्फोलिपिड की सेल मेम्ब्रेन बनी हुई रहती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन बनाने में फॉस्फेट का बहुत ज्यादा हेल्प है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्यों भैया, न्यूक्लिक एसिड में अभी हम लोग ने देखा कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है, एक राइबोस, एक आपका, याद करो बताता हूं मैं आप लोग को, अच्छे से लिख के देता हूं। अगर मैं बात करूं आपके डीएनए की, तो आपका डीएनए किससे बना है, आपका डीएनए बना है बच्चों न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी सी चेन को ही हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बनता है, देखो 3 चीजों से बनता है। एक आपका राइबोज शुगर, बट इस राइबोज शुगर का बच्चों, इस राइबोज शुगर की एक टांग हम लोग ने तोड़ दी है, तो मतलब एक ऑक्सीजन निकाल दिया है, तो अब ये राइबोज शुगर डीऑक्सीराइबोज हो गया, मतलब एक ऑक्सीजन हम लोग ने निकाल दिया, सो इट इज अ डीऑक्सीराइबोज, सही है। ये आपका डीएनए का पहला कॉन्स्टिट्यूएंट। फिर होते हैं बच्चों न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक, अच्छा सॉरी न्यूक्लिक नहीं, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लिक एसिड तो यही है, नाइट्रोजनस बेस। 2 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन, सही है। प्यूरिन कौन कौन से है भैया, एक आपके एडेनिन, एक आपके ग्वानिन, सही है। और यहाँ पे क्या है आपके थायामीन और साइटोसिन, ये आपके क्या है पिरिमिडीन है। तो ये सब कुछ किससे बना है, नाइट्रोजन से बना है। ये हमेशा इससे बॉन्ड करता है डबल बॉन्ड से, ये इससे हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये पढ़ा हम लोग ने छोटे स्टैंडर्ड्स में। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज है बच्चों वो है फॉस्फोरिक एसिड, वो है फॉस्फोरिक एसिड। अभी मैंने आप लोगों को बताया H3PO4 इज द फॉस्फोरिक एसिड, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसमें, डीएनए फॉर्मेशन में। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड बनाने में। न्यूक्लिक एसिड दोनों हो सकते हैं, या फिर आप डीएनए की बात कर लो या फिर आप आरएनए की बात कर लो। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, जितने भी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस होते हैं वहां पे आपका फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिएक्शन भैया, आ जाओ दिखाते हैं तुमको। आप लोग को जब एग्जाम्पल देके ना समझाओ तो नहीं समझ में आता ना, कोई बात नहीं। आप लोग ने, आपको एटीपी पता है, एटीपी सुना है कभी नाम, एटीपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। 10वीं में अगर आप 10th स्टैंडर्ड की बुक खोल के देखो तो 10th स्टैंडर्ड की बुक में 2nd चैप्टर में एटीपी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो कुछ ऐसा, एक सेकेंड, ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यहाँ पे 3 फॉस्फोरस का ग्रुप है, ऐसे, और बी के ऊपर लिख दिया मैंने, एक पी, दूसरा पी, और यहाँ पे ऐसे से बना के एक पी लिखा हुआ है, सही है। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, जिसमें ये आपका एडेनिन ग्रुप है, ये आपका राइबोज शुगर है, और ये आपके 3 फॉस्फेट ग्रुप है। दैट्स वाई इसका नाम है बच्चों एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इतने को एडिनोसाइन कहते हैं, इतने को एडिनोसाइन कहते हैं। अब एडिनोसाइन में 2 चीजें हैं, एक एडेनिन और एक राइबोज। एडेनिन राइबोज मिला के एडिनोसाइन बनता है। एडिनोसाइन 2 चीजों से बनता है, एक आपका एडेनिन और एक आपका राइबोज शुगर, ठीक है। तो ये आपका एडेनिन, ये आपका राइबोज, दोनों को मिला के क्या बना, एडिनोसिन, सही है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट लगे हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ योर एटीपी। अब जब बच्चों हमें एनर्जी चाहिए, ये तो एटीपी है, बट एनर्जी कहां से मिलेगी, जब आपको एनर्जी चाहिए होती है ना बच्चों, तो आप क्या करते हो, एटीपी को तोड़ देते हो एडीपी में, ठीक है। आप क्या करते हो, रिएक्शन करते हैं हम लोग, जिससे हम एटीपी को तोड़ देते हैं एडीपी में, और यहां से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाता है, ठीक है। एडीपी मतलब क्या, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, मतलब यहां से हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है ना, इसको तोड़ देंगे, समझ रहे हो। तो ये बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, तो ये एक फॉस्फोरस, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये जो स्ट्रक्चर बचा है आपका, इट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पे कितने फॉस्फेट लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फॉस्फेट लगे हुए। क्लियर है, समझ रहे हो। जहां पे भी आपका फॉस्फोरस निकलता है, जिस भी रिएक्शन में आपका फॉस्फोरस निकलता है या फिर फॉस्फोरस ऐड होता है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका कुछ एनर्जी लगेगी और उस एनर्जी से यहां से एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऑफ इस एडीपी में एक आईपी ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो, तो ये एटीपी बन जाएगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है।
तो या तो आपका फास्फोरस निकल सकता है या तो आपका फास्फोरस ऐड हो सकता है। इन दोनों रिएक्शन को हम लोग बच्चों फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या? या तो एडिशन ऑफ फास्फोरस या तो रिमूवल ऑफ फास्फोरस। एडिशन ऑफ फास्फोरस, रिमूवल ऑफ फास्फोरस, दोनों कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। सही है, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। तो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में आपका फास्फोरस बहुत जरूरी है, फॉस्फेट बहुत जरूरी है। क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद है आपका एटीपी। एटीपी मैंने अभी बता दिया, एटीपी बनाने के लिए भी फॉस्फेट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। क्लियर है? समझ में आई बातें? समझ में आई बातें? आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं, और कुछ चीजें बताता हूं आप लोग को। नेक्स्ट है बच्चों, कहां गया? हाँ, नेक्स्ट है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? के पॉजिटिव के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। क्या काम है बच्चों इसका? इसका काम है टर्जिडिटी बढ़ाने का। अब जिन बच्चों ने छठवां लेसन मेरे साथ पढ़ा है उनको पता है टर्जिडिटी क्या होती है। टर्जिडिटी मतलब क्या? मान लो एक सेल है, ठीक है, अब इस सेल के अंदर मुझे पानी भरना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, मैं इसके अंदर पोटेशियम डाल दूंगा। यहाँ पे पोटेशियम होगा तो इस पोटेशियम को मैं इसके अंदर डाल दूंगा। जैसे ही पोटेशियम इसके अंदर गया, इसके पीछे पीछे कौन भाग के आएगा? पानी भाग के आएगा। इसके पीछे पीछे कौन भाग के आएगा? पानी भाग के आएगा, और इसके अंदर क्या भर जाएगा? पानी भर जाएगा। अब पानी भर गया अंदर, तो जो सेल है वो टर्जिड हो गया, फूल गया, गुप्पे जैसा फूल गया अंदर। सही है, तो ये सेल क्या हो गया? टर्जिड हो गया। सर समझ रहे हो? तो टर्जिडिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दैट इज ये करते हैं, आपका पोटेशियम ऐड करते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मेरा लेक्चर नहीं देखा तो देखना, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में यही चीज होती है, कैसे स्टोमेटा को ओपन किया जाता है, कैसे स्टोमेटा क्लोज किया जाता है। स्टोमेटा को बंद करने के लिए उसके अंदर क्या डाल दो? पोटेशियम डाल दो। जैसे पोटेशियम के अंदर पानी भागने लगा, क्यों भागा? क्यों भागा? क्योंकि अंदर सॉल्यूट चला गया ना, तो सॉल्यूट अंदर चला गया तो वाटर पोटेंशियल कम हो गया, बाहर सॉल्यूट कम है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया। तो हमेशा चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रेवल करती हैं। सही है ना? बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, सब बेसिक कंसेप्ट है। समझ में आई बात है? ठीक है, तो ये हो गया। और अनायन कटायन बैलेंस, जैसे आप लोग को मैंने समझाया था सोडियम पोटेशियम पंप, याद है? सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें क्या होता था? एक एटीपी यूज करके तीन पोटेशियम बाहर जाता था और 2 सोडियम अंदर आता था। इसको हम लोग बोलते थे सोडियम पोटेशियम पंप। तो अनायन कटायन बैलेंस को मेजर करते भी कौन है? आपका पोटेशियम। ठीक है, बात करें कैल्शियम की। कैल्शियम आपका किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? Ca2+। ये याद रखना है किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? Ca2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। सही है, कहां मिलता है बच्चों? ये मिडल लैमेला में मिलता है। मिडल लैमेला क्या है? जब आपका सेल डिवाइड होता है तो यहाँ पे एक सेल प्लेट बनती है, याद है? जब आप लोगों ने साइटोकाइनेसिस पढ़ा होगा, प्लांट का साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? नॉर्मली एनिमल का कैसे होता है? नॉर्मल एनिमल का सेल ऐसे ऐसे होता है और 2 अलग अलग सेल बन जाते हैं, बट प्लांट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्लांट में बाहर सेल वॉल लगी हुई है। प्लांट में क्या लगा हुआ है? सेल वॉल लगा है ना, ठीक है। तो यहां से एक सेल प्लेट बनती है, ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या कर देती है? वो 2 सेल को डिवाइड कर देती है। क्लियर है? तो ये बीच में जो बना है, दिस थिंग इज द मिडल लैमेला। क्लियर है? साथ ही साथ आपका जो सेल वॉल है, सेल वॉल में भी कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। क्लियर है? तो इसे अपने बुक में नोट डाउन कर लो फटाफट। मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। समझ में आ रहा है? साइड में हो जाता हूं मैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों डेफिशिएंसी की। अभी तक तो हम लोग ने बात कर लिया कि कोई भी मिनरल क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो किसी प्लांट के अंदर रहता है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर वो किसी प्लांट के अंदर से उसकी क्वांटिटी कम हो गई तो उसके अंदर डिफिशियंसी हम लोग को देखने को मिल रही है। डिफिशियंसी मतलब क्या? डिफिशियंसी मतलब क्या भैया? डिफिशियंसी मतलब रिडक्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम ऑप्टिमम क्वांटिटी। ऑप्टिमम क्वांटिटी, देखो ऑप्टिमम क्वांटिटी मतलब क्या? एक मिनिमम, हम लोग बोलते हैं ना कि यार इतना रेंज चाहिए तो चीजें सही चलती है, ठीक है। तो अगर ऑप्टिमम, उस चीज को ऑप्टिमम क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम क्वांटिटी मतलब क्या? कि एक नॉर्मल क्वांटिटी लेवल, ठीक है। जैसे अगर मुझे आयरन 10 मिलीग्राम चाहिए तो अगर वो 10 मिलीग्राम से 12 मिलीग्राम चाहिए, तो अगर 11 मिलीग्राम रहेगा तो भी चलेगा, 11.2 रहेगा तो भी चलेगा, 10.5 रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर वो 10 से कम हो जाए तो उसकी ऑप्टिमम क्वांटिटी से वो क्या हो गया? कम हो गया ना। ऑप्टिमम क्वांटिटी मतलब क्या? 10 से 12। सही है। तो अगर उसका अपना रेंज ऑप्टिमम क्वांटिटी से कम हो गया तो उसके अंदर हमको बच्चों देखने के लिए मिलती है डेफिशिएंसी।
क्या देखने मिलती है? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब क्या? किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी चीज की कमी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। तो अगर प्लांट्स के अंदर कोई मिनरल्स की डेफिशिएंसी देखने के लिए मिल रही है तो उसको कौन सी बीमारियां हमको देखने के लिए मिलेंगी? उन बीमारियों के नाम यहां पे दिए हुए हैं और वो बीमारी किस मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से दिखने के लिए मिलेगी वो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अब इसके लिए भी बहुत सारे निमोनिक्स है, चिंता मत करो। ठीक है, सबसे पहली डेफिशिएंसी बच्चों क्लोरोसिस। सबसे पहली डेफिशिएंसी है क्लोरोसिस। ठीक है, क्लोरोसिस मतलब क्या होता है? क्लोरोसिस का मतलब होता है बच्चों क्लोरोफिल का डीजनरेशन। क्लोरोफिल डीजनरेट हो जाती है, समझ रहे हो? डीजनरेट हो जाती है मतलब आपके प्लांट के बॉडी के अंदर क्लोरोफिल क्या हो जाएगी? खत्म होने लगेगी। क्लोरोफिल क्या हो जाएगी? खत्म होने लगेगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, इन चीजों को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज क्लोरोसिस। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लोरोसिस मतलब क्या कि आपके बॉडी से क्या है, जो क्लोरोफिल है वो क्या, आपकी बॉडी से तो नहीं, जो प्लांट की बॉडी है उसके अंदर से क्लोरोफिल क्या हो गई? डीजेनरेट हो गई। अब किसी भी प्लांट के बॉडी के अंदर अगर उसकी क्लोरोफिल डीजेनरेट हो जाएगी तो वो प्लांट ना येलोइश हो जाता है। देखा होगा ना आप लोग ने, बहुत सारे प्लांट जो बुड्ढे बुड्ढे हो जाते हैं वो एक्चुअल में आगे चल के येलोइश हो जाते हैं, येलो येलो कलर के। क्यों? क्योंकि उनका क्लोरोफिल खत्म हो गया अंदर से। समझ रहे हो? तो इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज क्लोरोसिस। समझ रहे हो? इस बीमारी का नाम क्या है? क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या हो रहा है कि क्लोरोफिल खत्म हो जा रहा है। क्लोरोफिल का कलर क्या होता है? ग्रीन। सही है, तो अगर ग्रीन कलर खत्म हो गया तो प्लांट कैसा दिखने लगेगा? येलो येलो कलर का। समझ रहे हो? प्लांट कैसा दिखने लगेगा? येलो कलर का दिखने लगेगा। अब ये कौन से मिनरल्स की वजह से होता है? ये होता है बच्चों, यहां पे कुछ मैंने मिनरल्स के नाम दिए हैं। कौन सा होता है? एक आपका मॉलिब्डेनम, एक आपका मैग्नीशियम, एक आपका दैट इज, नहीं सॉरी, ये आपका मैग्नीज है, ये आपका मैग्नीशियम है, ये आपका जिंक है और ये आपका क्या है? आयरन। ठीक है, अब यहां पे ये इतने सारे मैंने आप लोगों को मिनरल्स के नाम बता दिए। अब इन मिनरल्स को याद कैसे किया जाए? निमोनिक्स चाहिए ना आप लोग को। तो निमोनिक्स देखो क्या है, इमेजिन करो एक मॉन्क है। मॉन्क समझते हो? जो क्रिश्चियन लोग में जो साधु लोग होते हैं ना उनको मॉन्क कहा जाता है। ठीक है, तो इमेजिन करो मॉन्क को क्लोरोसिस हो गया। ठीक है, वैसे तो प्लांट को होता है क्लोरोसिस, बट इमेजिन करो मॉन्क को क्लोरोसिस हो गया। अब क्लोरोसिस होने की वजह से क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया जितने भी प्लांट है वो येलो येलो कलर के हो जाते हैं। तो वैसे ही एक मॉन्क है, उसके दांत येलो कलर के हो गए हैं और वो मंजन मांग रहा है। मंजन समझते हो? दांत घिसने के लिए मंजन मांग रहा है। सही है, तो यहां से हमारा निमोनिक क्या बनता है? देखो यहां से निमोनिक बनता है अपना MO से बनता है मॉन्क। ठीक है, मॉन्क मांगे मंजन, मंजन। ठीक है, मंजन और फिर से FE से कैसे याद रखोगे? फिर से। समझ रहे हो? तो निमोनिक क्या बना आपका? मॉन्क मांगे मंजन फिर से। क्यों मंजन मांग रहा है भैया? क्योंकि इसके दांत पीले हो गए, उसको क्लोरोसिस हो गया। क्लोरोसिस मतलब क्या कि क्लोरोसिस आपका मतलब प्लांट के अंदर क्लोरोसिस होता है जिससे वो अपने क्लोरोफिल लूज कर देता है और पूरा का पूरा प्लांट येलो कलर का हो जाता है। तो इमेजिन करो एक मॉन्क है, उसके दांत येलो कलर के हो गए बिकॉज ऑफ द क्लोरोसिस, और वो क्या मांग रहा है? मंजन मांग रहा है। तो इससे आपको याद हो जाएगा, मॉन्क से याद हो जाएगा मॉलिब्डेनम। ठीक है, MG से याद हो जाएगा आपको मैग्नीशियम। ठीक है, MN देखो मंजन, मन से आपको याद हो जाएगा दैट इज मैंगनीज, और ZN जन से क्या याद हो जाएगा आपको? जिंक। ठीक है, फिर से क्या याद रख लो? FE दैट इज आयरन। क्लियर है? याद हो जाएगा? याद हो जाएगा? क्लियर है? चलो आ जाओ, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट है दूसरा नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस नाम का एक बीमारी है जो हो गया है एक प्लांट को। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों टिश्यू की डेथ, टिश्यू डेथ। इस बीमारी में प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं ना बच्चों, उनकी डेथ होने लगती है। ठीक है, प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं उनकी क्या होने लग रही है? डेथ होने के लिए लग रही है। इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब ये किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं? एक आपका Cu, ठीक है, कॉपर, एक आपका K, पोटेशियम, और एक आपका क्या है? दैट इज मैग्नीशियम। कैसे याद करोगे इसको? इसको याद करना है आप लोग को बच्चों, देखो इसको याद रखना है आप लोगों को कुक से। मान लो एक कुक था, ठीक है, जिसने ऐसा खाना बनाया कि जिसके वजह से एक पर्सन का टिश्यू क्या हो गया? डेथ हो गया। समझ रहे हो? तो टिश्यू का डेथ मतलब कौन सी बीमारी? नेक्रोसिस। सही है, और एक कुक ने ऐसा खाना बनाया जिसकी वजह से क्या हो गया? एक टिश्यू का क्या हो गया? डेथ हो गया। तो आपको याद रखना है कुक का मैजिक। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? कुक का मैजिक। समझ रहे हो? तो कुक से क्या याद रख लोगे? Cu, Cu से क्या हो जाएगा? दैट इज आपका कॉपर। K से क्या रखोगे? कुक, K में क्या याद हो जाएगा? आपका पोटेशियम, और मैजिक में Mg दैट इज आपका मैग्नीशियम। क्लियर है? समझ में आ गया बात? तो याद रख लोगे, याद रख लोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा यार। मेरे को याद हो गया तो आपको क्यों नहीं हो सकता? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ।
आ जाओ नेक्स्ट पे, ठीक है। उसके बाद है थर्ड, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। एक बीमारी है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, जहां पे आपका सेल डिवाइड होने से ही मना कर दे रहा है, ठीक है। आपका जो सेल है वो डिवाइड होने से ही मना कर दे रहा है। आप कौन सी मिनरल्स में ये डिफिशियंसी देखने के लिए मिलती है, कौन कौन से, नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम और पोटेशियम। अगर ये मिनरल्स किसी भी प्लांट के बॉडी के अंदर कम होंगे तो उनके अंदर बच्चों सेल डिवीजन नहीं होगा, समझ रहे हो, सेल डिवीजन नहीं होगा, समझ रहे हो। अब इसको कैसे याद रखोगे, इसको इमेजिन करो स्मोकिंग से, ठीक है। कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है और उसकी बॉडी बोल रही है कि अगर यार तू स्मोकिंग करेगा तो मैं सेल डिवीजन नहीं करूंगी, ठीक है। अगर तू स्मोकिंग करेगा तो मैं सेल डिवीजन नहीं करूंगी, ऐसा। तो याद रखो नो स्मोकिंग, ठीक है। आपको क्या रखना है, नो स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग होगी तो सेल डिवीजन नहीं होगा, जिससे आपको देखो ये भी याद हो रहा है, इस चीज से आपको बीमारी का नाम, बीमारी का मतलब भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नो स्मोकिंग से क्या क्या याद रखना है, नो से आपको याद, एन से आपको क्या याद रखना है, नाइट्रोजन, ठीक है। स्मोकिंग में देखो एस से आपको याद रखना है सल्फर, एमओ देख रहा है, एमओ से मॉलिब्डेनम, एंड के से आपको क्या रखना है, दैट इज कैल्शियम। क्लियर है। तो इतने अच्छे अच्छे निमोनिक्स हैं, इससे आपको चीजें याद हो जाएंगी, समझ में आ रही बात, ठीक है। ओके, लास्ट हमारा क्या है, लास्ट है डिले इन फ्लावरिंग, ठीक है। डिले इन फ्लावरिंग मतलब आपका जो फ्लावरिंग हो रहा है प्लांट के अंदर वो काफी लेट हो रहा है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सम मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स हैं, एक आपके मॉलिब्डेनम, एक आपका सल्फर और एक आपके नाइट्रोजन। ये तीन मिनरल्स की वजह से फ्लावरिंग बहुत लेट हो रहा है, ठीक है। फ्लावरिंग क्या हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। अब इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखो बच्चों स्लो मोशन से, ठीक है। स्लो मोशन मतलब क्या, आपका जो फ्लावरिंग है वो बहुत ही स्लो मोशन में हो रहा है, ठीक है। तो स्लो मोशन से क्या रखना है आप लोग को, स्लो मोशन, ठीक है। इसमें स्लो से कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप लोग को याद रखने के लिए। मोशन से देखो, मोशन में एमओ से क्या याद रखोगे आप, दैट इज मॉलिब्डेनम। शन में एस लगा दो, ठीक है, TION मत लगाना, SION लगाना। एस से आप क्या रख लोगे, दैट इज आपका सल्फर, और एन से क्या रख लोगे, आपका नाइट्रोजन। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये चार आप लोग को बीमारियां पढ़नी थी, और ये चारों बीमारी में कौन कौन से आपको मिनरल्स डेफिशिएंसी होती हैं, उन मिनरल्स के नाम आप लोगों को याद रखने थे। तो मैंने आप लोगों को निमोनिक्स के थ्रू सारे नाम याद रखवा दिए हैं, ठीक है। इन निमोनिक्स को जरूर से अपने बुक में लिखना, प्रैक्टिस करना, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना, ठीक है। ले लिया, चलो इसका भी ले लो एक बार, ले लिया। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, अभी हम लोग ने बात की बच्चों डेफिशिएंसी की। डेफिशिएंसी मतलब क्या, डेफिशिएंसी की अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर किसी मिनरल्स की कमी हो जाए तो वो डेफिशिएंसी है, समझ में आ रही बात। लेकिन अगर कोई मिनरल्स ज्यादा हो गया तो, अगर कोई मिनरल्स हद से ज्यादा हो गया तो तब होती है बच्चों टॉक्सिसिटी। तब क्या होती है, टॉक्सिसिटी। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखो, कोई भी चीज आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी चीज लिमिट में अच्छी होती है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा, सही है। तो अगर कोई भी चीज कम हुई तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, कोई भी चीज ज्यादा हुई हद से तो क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी। तो यहां पे क्या है, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। अच्छा, ये भी याद रखना कि टॉक्सिसिटी सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की होती है, मैक्रो की नहीं होती। मैक्रो चाहे कितनी भी क्वांटिटी में आ जाए चलेगा, बट टॉक्सिसिटी सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की। क्लियर है। क्या क्या लिखा है मैंने यहां पे देखो, व्हेन एन एलिमेंट रिड्यूस द ड्राई वेट मैटर बाय 10%। अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखो ड्राई मैटर क्या होता है, एक सेल से आप पानी निकाल दो तो जो बचा हुआ वो ड्राई मैटर है। एक सेल के अंदर, प्लांट की बात करें तो एक सेल के अंदर 90% क्या है, वाटर है, सही है। तो अगर मैं वाटर को निकाल दूं तो जो भी बचा हुआ मैटर है वो क्या है, आपका ड्राई मैटर है। अब इस ड्राई मैटर में अगर आपका ड्राई मैटर 10% से कम हो जाए तो मिनरल की आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगा, इनडायरेक्ट है ना, समझ लो, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो दूसरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, सही है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि व्हेन द एलिमेंट रिड्यूस द वेट ऑफ द ड्राई मैटर बाय 10%, समझ रहे हो, कोई भी एलिमेंट किसी भी सेल के ड्राई मैटर का अगर वेट 10% से कम कर दे तो वो क्या हो जाएगी, वहां पे टॉक्सिसिटी हो जाएगी, वहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, मोर देन द ऑप्टिमम क्वांटिटी, ठीक है। मैंने भी बताया ना, ऑप्टिमम क्वांटिटी मतलब क्या, वो रेंज जहां तक वो मिनरल चलेगा, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मान लो कैल्शियम 10 से 12 रेंज में चाहिए, ठीक है। मान लो ये आपका 10 से 12 का रेंज है, 10 से लेके 12 का रेंज है, कितना भी है, ppm ले लो या फिर ml ले लो, ml तो नहीं ppm ले लो, पार्ट्स पर मोल, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन ले लो, ठीक है। तो इतने में आपका अगर पोटेशियम रहेगा तो चलेगा, अगर इससे कम हुआ तो डेफिशिएंसी, सही है, और इससे ज्यादा हुआ तो टॉक्सिसिटी, समझ रहे हो।
तो ये जो आपका बीच का डिफरेंस है, इतना जो डिफरेंस है, दिस इज द ऑप्टिमम क्वांटिटी। ये जो क्वांटिटी है ना, इतनी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम क्वांटिटी। क्लियर है, समझ में आ गई बातें? आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आई होप आप लोग को इतनी चीजें जो मैंने अभी आप लोगों को समझाई हैं वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, बट थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं तो हमारा लेसन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। बात करें नाइट्रोजन साइकिल की, क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल? आप लोगों ने बहुत सारे साइकिल्स के बारे में सुना होगा, जैसे वाटर साइकिल के बारे में सुना है। ठीक है, कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, जिसकी वजह से जितने भी ओशंस का, रिवर्स का जो पानी है वो इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, इवापोरेशन के थ्रू क्या हो जाता है, वो वाटर वेपर बन के क्लाउड फॉर्म कर देता है। फिर वो क्लाउड आगे चल के बारिश होती है, फिर वो बारिश से जो पानी होते हैं, ठीक है, वो आगे चलकर नदियों में जाते हैं और नदी से पानी वापस कहां चले जाते हैं, समुद्र में। तो मतलब जो पानी है वो सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, सर्कुलेट हो रहा है, पहले वो बादल बना, फिर बादल से वापस जमीन पे आया, फिर जमीन से वापस बादल में जाएगा। सही है, एक साइक्लिक प्रोसेस चल रही है। सिमिलरली आपको नाइट्रोजन साइकिल भी है। ठीक है, आप लोगों को नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़नी है, जिसमें आपका नाइट्रोजन एक्सचेंज होगा। किसके किसके बीच में नाइट्रोजन एक्सचेंज होगा बच्चों? आपके इन्वायरमेंट और आपके लिविंग थिंग्स के बीच में। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय नाइट्रोजन साइकिल? लिखना है आप लोग को, इट इज अ साइक्लिक एक्सचेंज, इट इज अ साइक्लिक एक्सचेंज ऑफ नाइट्रोजन। इसका नाइट्रोजन का किसके बीच में? बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लिविंग थिंग। समझ रहे हो? इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज लिविंग थिंग। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, अब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस ऑफ द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन ही है, पढ़ते आ रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो इतना ज्यादा गैस है, फिर भी बच्चों नाइट्रोजन के लिए बहुत मारामारी है। नाइट्रोजन जल्दी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन आपकी, मान लो ये आपका सॉइल सरफेस है। ठीक है, ये आपका सॉइल सरफेस है और एयर में जो भी नाइट्रोजन है, ये जो वो किस फॉर्म में है? N2 के फॉर्म में है। N2 का एक्चुअल कैसे लिखा जाएगा? N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो इस फॉर्म में आपकी जो नाइट्रोजन है वो एयर में प्रेजेंट है, और कितनी प्रेजेंट है? 78%। समझ रहे हो? आपकी ऑक्सीजन तो 1-2% है नेचर में, बट 78% क्या है? सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन। तो इतनी अबंडेंट गैस है, बट हम लोग इसको इस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? इस नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना पड़ेगा, ताकि हम इस नाइट्रोजन को, इस N2 फॉर्म को कन्वर्ट कर पाए बच्चों अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट कर पाए? अमोनिया। द NH3 ग्रुप इज नोन एज अमोनिया। समझ रहे हो? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, किस प्रोसेस को, क्या नाम है इसका? दैट इज आपका N2 कन्वर्ट होगा अमोनिया में। समझ रहे हो? N2 कन्वर्ट होगा आपका अमोनिया में। दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है? नाइट्रोजन को जब हम फिक्स करते हैं आपके सॉइल के अंदर, तो क्या है? दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। मान लो यहां पे बाजू में एक पेड़ है, अब सबको अमोनिया चाहिए, अमोनिया नहीं सॉरी, सबको नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा ना नाइट्रोजन के कितने सारे यूजेस हैं। हर ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन चाहिए, मुझे भी नाइट्रोजन चाहिए, प्लांट को भी नाइट्रोजन चाहिए, छोटे से छोटे बैक्टीरिया को भी नाइट्रोजन चाहिए। क्यों? क्योंकि सबके पास डीएनए है, सबके पास आरएनए है, मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पड़ोसन के पास भी है, सबके पास है डीएनए। सही है? तो सबको क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन कैसे एब्जॉर्ब होगा? ये नाइट्रोजन तो एब्जॉर्ब होने से रहा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको फिक्स करेंगे कहां पे? अमोनिया के फॉर्म में। इसको फिक्स करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ में आ गया? यहां लिख दो, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। समझ रहे हो? इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन बच्चों बड़े प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन करा सकता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? देखो 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 देखो, फटाफट देखो। दिस इज द सॉइल सरफेस एंड हियर आर द नाइट्रोजन। किस फॉर्म में है? N2 के फॉर्म में है। समझ रहे हो? अब इसको फिक्स किया जाएगा किस फॉर्म में?
अमोनिया के फॉर्म में। किस फॉर्म में फिक्स किया जा रहा है बच्चों? अमोनिया के फॉर्म में। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। देखो अब बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। क्यों? देखो क्यों ये इतना हार्ड है, क्योंकि बच्चों इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है। ये ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बच्चों का खेल नहीं, इनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है बच्चों, समझ रहे हो? ठीक है, तो यहां पे इसको तोड़ने के लिए बहुत अलग अलग टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, अलग अलग मतलब ऑटोमेटिकली होता है। कभी कभी लाइटनिंग से, लाइटनिंग समझते हो, जब बिजली गिरती है, ठीक है, लाइटनिंग, उससे भी बहुत सारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। ठीक है, फिर कभी कभी जब फॉरेस्ट फायर लगती है तो उससे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। ठीक है, कभी कभी बहुत ज्यादा हम्प में हीट जनरेट हो रही है, समझ रहे हो, तो उससे भी, जैसे मान लो इंडस्ट्रियल डंप, जिससे बहुत ज्यादा हीट निकल रही है, समझ रहे हो, तो उससे भी बहुत सारा क्या हो रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। इन सारी चीजों से बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, बट बहुत कम अमाउंट में। क्या बोला मैंने? इन सबसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, बट बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में, समझ रहे हो? ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है बच्चों बैक्टीरियाज की हेल्प से। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिन्हें हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशिंग बैक्टीरिया कहते हैं, या फिर हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशिंग प्रोकैरियोट्स कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रोकैरियोट्स के पास ही एबिलिटी है नाइट्रोजन को फिक्स करने की। ठीक है, सिर्फ प्रोकैरियोट्स के पास ही एबिलिटी है। तो इन एबिलिटी को, समझ रहे हो, ज्यादातर किसके पास है? ज्यादातर नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है बच्चों? बैक्टीरियाज के थ्रू। तो उस चीज को हम लोग कहते हैं बच्चों बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, कौन कराता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स। देयर आर सम प्रोकैरियोट्स वही करवा सकते हैं। देख रहे हो, बहुत खुश है। ठीक है, क्यों खुश है? क्योंकि ये नाइट्रोजन से फिक्सेशन यही करवा सकते हैं, सिर्फ प्रोकैरियोट्स करवा सकते हैं, यूकैरियोट्स कोई नहीं करवा सकता। क्या नाम है इनका? इनका नाम सिंपल है, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट। समझ रहे हो? नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब होगा क्या? यहाँ पे प्लांट था, कहाँ गया अपना प्लांट? नहीं था ना, बना लेते वापस। दीज आर प्लांट, ठीक है, और यहाँ पे इसके रूट्स हैं। अब बच्चों देखो, ज्यादातर, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, फिर बोलता हूं मैं। मूव हो गया, देखो ध्यान से। अब बहुत सारा, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, तो बहुत सारा तो नहीं, थोड़ा बहुत आपका ये जो अमोनिया है ना, इसको आपका प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इस अमोनिया को आपका प्लांट क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। बट अमोनिया इस प्लांट आपका जो प्लांट है वो ज्यादातर अमोनिया को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। क्यों? हम लोग ने पढ़ा था अमोनिया किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है भैया? कहां गया? अब भी तो पढ़ा। अमोनिया देखो एब्जॉर्ब होता है बच्चों NO3- के फॉर्म में। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? NO3- के फॉर्म में। मतलब यहां पे मुझे इस अमोनिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? दैट इज नाइट्रेट में। समझ रहे हो? तो डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता। सबसे पहले क्या होगा? ये अमोनिया बच्चों कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में, NO2- इज नाइट्राइट। व्हाट इज इट? इज नाइट्राइट, एंड देन नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू NO3- दैट इज नाइट्रेट। समझ रहे हो क्या बोला मैंने ये बोला कि पहले आपका ये अमोनिया डायरेक्टली थोड़ा बहुत क्या हो जाता है? प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत थोड़ा बहुत ही। प्लांट को उतने से काम नहीं चलेगा, प्लांट को ज्यादा चाहिए। तो क्या होगा? इस बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करेंगे? इस चीज को, ठीक है, इस अमोनिया को पहले कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट में। नाइट्राइट मतलब क्या? NO2-, ठीक है, और फिर ये नाइट्राइट कन्वर्ट होगा किसके अंदर? NO3-। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। अरे नाइट्रेशन लिख दिया मैंने, नाइट्रिफिकेशन। क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है, लिख के देता हूं अच्छे से, टेंशन मत लो। यहां लिखते हैं दैट इज नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ? नाइट्रिफिकेशन में एक सिंपल सी चीज हुई है। नाइट्रिफिकेशन में सबसे पहले क्या था आपका? अमोनिया। अमोनिया कौन लेकर आया था? अमोनिया लेकर आया था, याद रखना है, भूलना नहीं है। अमोनिया लेकर आया था आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स। ठीक है, वो लेकर आए थे। कहां से लेकर आए थे? आपके एटमॉस्फेयर से। सही है। फिर ये कन्वर्ट हुआ किसके अंदर?
NO2 माइनस में, इट इज नाइट्राइट, इट इज नाइट्राइट। ठीक है, फिर आपका नाइट्राइट किस में कन्वर्ट हुआ, दैट इज NO3 माइनस में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेट में। और ये आपका क्या हो सकता है, प्लांट में एब्जॉर्ब हो सकता है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब वाली फॉर्म क्या है आपकी, नाइट्रेट। क्लियर है। अब बच्चों ये रिएक्शन इतनी सिंपल नहीं है। एक्चुअल में देखो क्या होता है, NH3 किससे रिएक्ट करता है बच्चों, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से। ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, आपका जो NH3 है वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है और यहां पे क्या बनता है, दैट इज NO2 माइनस। समझ में आ रही बात, ठीक है। यहां पे क्या बनता है, दैट इज NO2 माइनस। और कौन कौन सी चीजें बनती है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। यहां पे 2 H प्लस निकलेगा और यहां पे H2O निकलेगा। ठीक है, यहां पे क्या निकलेगा, 2 H प्लस और H2O निकलेगा। H2O भी कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। समझ रहे हो। तो ये पहला रिएक्शन जब चला तब आपका क्या फॉर्म हुआ, नाइट्राइट फॉर्म हुआ। क्लियर है। कैसे बना देखो, H2O कहां से निकला, देखो यहां से निकला, ये आपका हाइड्रोजन था, ये आपका ऑक्सीजन था, तो यहां से 2 H2O निकल गया। सही है, बचा क्या आपका, ये आपका नाइट्राइट। क्लियर है। अब ये नाइट्राइट वापस एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। देखो ध्यान से देखो, आपका ये जो नाइट्राइट है ये वापस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तब यहां पे आपका क्या फॉर्म होगा, दैट इज नाइट्रेट। समझ में आई बात, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, आपका नाइट्राइट बना था और उस नाइट्राइट से आगे चल के क्या बना था, दैट इज नाइट्रेट बना था। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे कितना नाइट्राइट बना, 2 मोल। कितना बना, 2 मोल बना। क्लियर है। अब ये जो फॉर्म है इसे आपका जो प्लांट है वो क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। बाकी इस फॉर्म को ज्यादा एब्जॉर्ब, इसको भी करता था बट थोड़ा थोड़ा करता था, ज्यादा नहीं करता था। ठीक है, हमें ऐसा फॉर्म चाहिए जो नाइट्रोजन को ज्यादा एक्सेप्ट कर सके, ज्यादा क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। प्रोटीन बनाने में नाइट्रोजन, न्यूक्लिक एसिड बनाने में नाइट्रोजन, कुछ भी कर लो नाइट्रोजन आपको लगेगा ही लगेगा। सही है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन आपके लिए हो जाता था। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, समझ में आई बात। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नाइट्रिफिकेशन। अब आपको बच्चों कुछ बैक्टीरिया के नाम याद रखने, ध्यान से सुनो, कुछ बैक्टीरिया के आपको नाम याद रखने। जैसे जब यहां से यहां बना, ठीक है, जब यहां से यहां बना तो आपको कौन कौन से बैक्टीरिया लगे। सबसे पहला था बच्चों नाइट्रोमोनास। ठीक है, सबसे पहला बैक्टीरिया कौन सा था आपका, नाइट्रोमोनास। और नेक्स्ट था आपका नाइट्रोकोकस। 2 बैक्टीरिया है। ठीक है, एक है आपका नाइट्रोसोमोनास है, आई एम सॉरी, नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, यहां पे तो लिख दो थोड़ा सा। ठीक है, सो एक है आपका नाइट्रोसोमोनास और एक है आपका नाइट्रोकोकस। आपको याद कैसे रखना, देखो सबसे पहला स्टेप जब आपका क्या फॉर्म हो रहा था, नाइट्राइट फॉर्म हो रहा था, तो इसमें हम लोग ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, यहां पे सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो ज्यादा O वाले होंगे, देख रहे हो यहां पे 3 O है। सही है, तो इन नाम को आपको याद रखना। देखो यहां पे भी 2 O है, समझ रहे हो। तो इन वाले नाम को आपको कहां याद रखना है, आपके ये फर्स्ट स्टेप में। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेप ए। अगर आपको स्टेप बी की बात करें तो स्टेप बी में उस बैक्टीरिया को नाम को याद रखना है जिस बैक्टीरिया के नाम में ही बी हो, दैट इज नाइट्रोबैक्टर। समझ रहे हो, नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोबैक्टर के नाम में ही बी है और स्टेप बी में भी लग रहा है, तो नाइट्रोबैक्टर ऐसे याद रख लोगे। ठीक है, और ये आपका नाइट्रोसोमोनास और ये आपका नाइट्रोकोकस इस वाले स्टेप में। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो इस पूरे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन करके आपका जो नाइट्रोजन है वो कहां पहुंच गया, इस प्लांट में पहुंच गया। तो मतलब प्लांट को क्या मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया। प्लांट को नाइट्रोजन मिल गया, प्लांट अपना डीएनए आरएनए सब बना रहा है। हमको नाइट्रोजन कहां से मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये मैं हूं, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस प्लांट को पकड़ पकड़ के खा जाऊंगा। अब यही करते ना भैया, हम प्लांट को खाते, या फिर मैं एनिमल को खा जाऊं, कोई मैं चिकन खा लूं, ठीक है, वो चिकन ने तो कोई प्लांट खाया होगा, तो मतलब नाइट्रोजन उसके अंदर घुसा होगा, वो नाइट्रोजन मेरे अंदर आएगा। समझ रहे हो। तो इस यहां से नाइट्रोजन कहां चला गया, मेरे अंदर भी चला गया। समझ रहे हो। तो ऐसे नाइट्रोजन यहां पे सर्कुलेट हो गया। अब यहां से नाइट्रोजन वापस कैसे जाएगा, क्योंकि देखो ये साइकिल है, तो साइकिल में नाइट्रोजन को वापस भी भेजना है बच्चों, साइकिल में नाइट्रोजन को वापस भी भेजना है। वापस कैसे भेजेंगे, मान लो जब इनकी डेथ हो गई, जब इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, मान लो इस प्लांट की और इस बंदे की, कौन था ये, मैं ही था ना, तो मान लो मेरी डेथ हो गई। ठीक है, तो जो डेथ ऑर्गेनिक मैटर है, जो डेथ ऑर्गेनिक मैटर है, समझ रहे हो, जो डेथ ऑर्गेनिक मैटर है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है आपका,
आपका छुपा हुआ नाइट्रोजन प्रेजेंट, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, NO3- के फॉर्म में है, तो ये NO3- का फॉर्म वापस कन्वर्ट होगा किसके अंदर बच्चों, NH3 में, वापस किस में कन्वर्ट होगा, NH3 में, समझा। ये है आपका नाइट्रिफिकेशन। जब आपका NO3 वापस कन्वर्ट होता है अमोनिया में, तो इसे हम लोग कहते हैं बच्चों अमोनिफिकेशन या फिर अमोनोफिकेशन, समझ रहे हो। अमोनोफिकेशन मतलब क्या, कि आपका NO3 वापस कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, अमोनिया के अंदर, सही है। अब ये वापस नाइट्रिफिकेशन करके NO3 बना सकता है और वापस किसी नए प्लांट में जा सकता है, या फिर आपका ये जो आपका NH3 है ये वापस किस में कन्वर्ट हो सकता है आपके, दैट इज एयर वाले नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो सबसे पहले क्या किया था मैंने, सबसे पहले जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन था उसको फिक्स किया और कहां पे डाल दिया, सॉइल में डाल दिया। किसने डाला, कुछ बैक्टीरियाज ने डाला, प्रोकैरियोट्स ने डाला, जिसका नाम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स, सही है। इस प्रोसेस को मैंने कहा नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि बैक्टीरिया कर रहे हैं, सही है। फिर यहां पे बना अमोनिया को कन्वर्ट किया पहले नाइट्राइट में, फिर ये नाइट्राइट कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, नाइट्रेट में, समझा। ये इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला, नाइट्रिफिकेशन, सही है। फिर जब इनका डेथ हो गया, ये प्लांट का डेथ हो गया, इनका डेथ हो गया, तो इसके अंदर से जो फंसा हुआ नाइट्रोजन है, दैट इज डेथ ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो नाइट्रोजन फंसा हुआ है वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आपके अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को अमोनोफिकेशन कहेंगे, अमोनिया बनाने को अमोनोफिकेशन। अब ये अमोनिया चाहे तो वापस नाइट्रिफिकेशन करके किसी दूसरे प्लांट में जा सकता है, या फिर ये वापस कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, आपके इन्वायरमेंट वाले नाइट्रोजन के अंदर। जब ये वापस कन्वर्ट होगा तो वापस नाइट्रिफिकेशन चलेगा, लेकिन अगर ये वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये ऐसे चलता है आपका नाइट्रोजन साइकिल, सही बात है। अच्छा, एक डाउट और होता है बच्चों को कि सर यहां पे जो बैक्टीरियाज है ये इस चीज को कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, यहां जो सबसे पहले क्या था आपका, अमोनिया है, क्वेश्चन बनता है ये एग्जाम में, ठीक है। ये बनता है NO2 बनाता है, सबसे पहले नाइट्राइट बनाता है, और ये नाइट्राइट किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। ये नाइट्राइट आयन, ये नाइट्रेट आयन, और ये आपका अमोनिया, सही है। मैंने आपको बताया कि दो बैक्टीरिया कर रहे थे ये आपके कौन कौन से थे, नाइट्रोकॉकस, ठीक है, और ये आपके नाइट्रोसोमोनास, ये दो बैक्टीरिया यहाँ पे क्या कर रहे थे, और यहाँ पे था नाइट्रोबैक्टर। अब ये कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं, ये कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं बच्चों, ये जितने भी बैक्टीरियाज है ना, ये हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक्स। ये बैक्टीरिया क्या है, दीज बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रॉपिक्स। अब ऑटोट्रॉपिक्स मतलब क्या होता है, जो खुद का खाना खुद बनाए, जैसे प्लांट, बट प्लांट्स आर फोटो ऑटोट्रॉपिक, मतलब वो लाइट एनर्जी का यूज करके खुद का खाना खुद बनाते हैं। ये लाइट एनर्जी का यूज नहीं करते, ये केमिकल्स का यूज करते हैं। मतलब जब ये इसमें कन्वर्ट होता है तो यहां से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ये क्या करते हैं, उस एनर्जी को पकड़ के CO2 और H2O, यहां पे कुछ एनर्जी लगेगी, इस एनर्जी को पकड़ के यहां पे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। सेम चीज प्लांट भी करता है, बट प्लांट को ये एनर्जी कहां से मिलती है, सनलाइट से। ये वाली जो एनर्जी कहां से मिलती है, सनलाइट से। इनको ये एनर्जी कहां से मिलती है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कभी कोई भी केमिकल रिएक्शन एक चीज में दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, तो वहां से जो भी एनर्जी निकल रही है वो क्या करेंगे, वो इस एनर्जी को ट्रैप करेंगे और उससे अपना खाना बनाएंगे, समझ रहे हो। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये जो मैंने समझाया है नाइट्रोजन साइकिल वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑलरेडी 1 घंटा 3 मिनट की क्लास बन गई है, तो लेक्चर ज्यादा बढ़ा नहीं करते, यहीं पे हम लोग लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो भी खत्म होता है। नाइट्रोजन साइकिल वाज द लास्ट टॉपिक, जिसके साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत करेंगे। आई गेस रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है वो भी, सही है। तो उसकी शुरुआत हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और हमारी पिछली वीडियोस भी देख लेना, ठीक है। उसके साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सारे नोटिफिकेशन आप लोग को आपके फोन पे मिलती रहे। क्लियर है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।